चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, हम बात शुरू करें। ठीक है। जी नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ विनय जी हैं। मैं भी विनय, ये भी विनय। विनय जी का चयन स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के पद पर, अर्थात बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर हुआ है और 10 तारीख को इनका 1 महीना पूरा होगा। पढ़ाई करने के बाद जब आप नौकरी में जाते हैं तो जो आप पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन कई बार आपको नौकरी में नहीं दिखता है। तो इस 1 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आने से लेकर के ज्वाइन करने और 1 महीने तक के इनके अनुभव के बारे में हम जानेंगे आज, कि इन्होंने राजभाषा में प्रवेश के लिए पहले तैयारियां कैसे की, क्या-क्या किया, फिर चयन होने के बाद ये कैसे गए, पूरी जानकारी और हर बात ये बताएंगे। एक चीज और बता दूं, सत्र के बीच में यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंत में समय निकाल करके मैं इनसे पुनः एक सत्र करूंगा और उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। विनय जी नमस्कार, आपका मंच पर स्वागत है। आप अपने नमस्ते। बारे में, जी नमस्कार, आप अपने बारे में, अपनी दिनचर्या, फिर आपका झुकाव राजभाषा के क्षेत्र में कैसे हुआ, दर्शकों को बताएं थोड़ा। ओके सर, जैसा कि आप जानते हैं सर, मेरा नाम विनय प्रसाद साव है और मैंने सर जो IBPS के द्वारा एग्ज़ाम हुई थी 22-23 में, 23-24 में सर, उसी के द्वारा मेरा चयन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है सर। मेरी सर जो प्रारंभिक समय में जो तैयारी थी सर, वो मुख्य रूप से SSC के परीक्षाओं के लिए थी, जैसे CGL, CHSL, MTS में। लेकिन लगातार 5 वर्षों से CGL परीक्षा में असफल होने के कारण मतलब एक बड़ी सी निराशा छा गई थी। तो मेरी जान पहचान दीपक सर से तो बहुत पहले से थी, तो मैंने दीपक सर से सलाह ली कि क्या करना चाहिए अब। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उस हिसाब से आपको जरूर एक बार कम से कम जो अनुवादक की एग्ज़ाम होते हैं उनका प्रयास करना चाहिए। तो डिग्री प्राप्त करने के बाद सर मेरा पहला एग्ज़ाम जो था वो IBPS SO था। चलिए, ये बहुत और बड़ी बधाई की बात है कि पहला एग्जाम मतलब MA किया आपने। हाँ, यस सर। जी, एक चीज और मुझे बताइए, बहुत लोग निराश हो जाते हैं जब असफल होने लगते हैं। आप भी यस 5 सर। बार असफल हुए, बहुत निराश हुए होंगे। अ, यह बिल्कुल बताइए सर। कि SSC जो CGL MTS या जो भी परीक्षाएं हैं उसमें और IBPS SO में आप किसको आसान पाए, किसको बेहतर पाए, उसके अनुभव अपने बताएं। सर मेरा तो मानना है सर कि जो अनुवादक के एग्ज़ाम होते हैं वो 100% उन सब एग्ज़ामों से आसान होते हैं सर। क्योंकि सर इसमें पहले तो जो विषय की संख्या है वो कम है। साथ-साथ यहाँ इस क्षेत्र में सर हमारे पास जो अनुभव है, जो हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें मिलती है, जो गाइडेंस है सर, वो कहीं ज़्यादा है उन क्षेत्रों की तुलना में। तो हम ये साफ देख पा रहे हैं सर कि अक्टूबर महीने में सर CGL का रिजल्ट आता है। जब हम असफलता प्राप्त करने के बाद दीपक सर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उसी समय सर दीपक सर ये सलाह देते हैं कि आपको इस बार IBPS का एग्ज़ाम देना है, आपके पास डिग्री है, पूरी तैयारी के साथ देना है। आपका चयन एक बार में ही हो जाएगा। और जी, आज आज ये सौभाग्य है सर कि उनका बात एकदम सच साबित हुआ। चलिए, ये अभी दीपक सर भी बधाई के पात्र हैं। मैंने यह सुना है कि आप लोगों का मैराथन क्लास कराते थे। सुना क्या, मैंने देखा है कि मैराथन क्लास में 12-12 घंटे की क्लास होती थी। तो जरा दीपक सर के पढ़ाने की स्टाइल के बारे में कुछ बता सकते हैं? कि मैंने यह भी सुना है कि दीपक सर कोई किताब नहीं रिकमेंड करते हैं बच्चों को। वो बोलते हैं जो हमने बता दिया अ, उसी में से आप तैयारी करिए, आ जाएगा। नोट्स खुद देते हैं और एक्स्ट्रा बोझ नहीं देते हैं बच्चों पे। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए सर, बिल्कुल सर, जिस तरह से सर हम इस लाइन से हैं नहीं, हम जब दीपक सर के पास गए थे, तो प्रारंभिक जो परीक्षाएँ होती है सर जिसमें रीज़निंग, इंग्लिश और करंट अफ़ेयर आती हैं। तो इंग्लिश और रीज़निंग ये विषय ठीक थे। करंट अफ़ेयर के लिए दीपक सर, आपने, राजेश सर ने पूरा गाइडेंस दिया, तो प्रारंभिक परीक्षाएँ तो हो गई।
लेकिन मुख्य परीक्षा में सर जहाँ पर राजभाषा विषय आती है, जो मेरे लिए एकदम नया था, साथ साथ जो अनुवाद था टाइपिंग के लिए, दीपक सर ने इस चीज को इतनी सरल बना दी है हम सभी के लिए, जो हम दूसरे क्षेत्र से आकर भी कम समय में उस चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए। आज सर वो दीपक सर के द्वारा पढ़ाए गए, आपके द्वारा पढ़ाए गए चीजों का इस्तेमाल हम अपने कार्यशालाओं में कर रहे हैं। मेरा मानना है सर कि कोई शिक्षक इतना मेहनत, मतलब हम लोग कभी-कभी अपने मित्रों के बीच में ये बात किया करते हैं कि जितनी मेहनत दीपक सर कर रहे हैं, अगर हम उनका आधा भी कर लेंगे ना तो इस बार हम लोग का चयन हो जाएगा। सर कितना हम लोग को आश्चर्य होता है कि एक शिक्षक सुबह 8 बजे से क्लास लेना शुरू करता है और वो सर शाम का 4, 5, 6 बज जाता था क्लास लेते हैं। ये हम सभी को हैरानी होती है कि कोई टीचर इतना मेहनत करता है हमारे लिए। एक और चीज और बताइए, बीच में रोक के पूछ रहा हूँ, इतनी मेहनत दीपक सर करते थे तो बहुत ज्यादा फीस वगैरह लेते रहे होंगे, लाखों रुपए नहीं या सर, कुछ इस तरह का? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि कुछ लोग ये धारणा है कि दीपक सर इतनी मेहनत करे तो बहुत फीस लेते होंगे। क्या लगता है नहीं, आपको? सच बताया जाए सर तो आज तक तो कभी भी हमारे सर ने कभी फीस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। जो एक छोटा-मोटा राशि था सर वही था फीस के रूप में। कभी उनका उनका उद्देश्य कभी फीस के लिए था ही नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का चयन हो। बस वो हमारे लिए हमें पढ़ाते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने फी 2 महीना नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया कल से मत आना, घर में ही रहो, नहीं, या बिल्कुल कभी नहीं टोका सर। टकरी? हाँ, जी। हाँ, हमें डाँटा जाता था अगर हम 2 दिन पढ़ने नहीं गए, हमने कार्य नहीं किया इसलिए। मतलब पूरा स्नेह से उन्होंने आप लोगों को आगे बढ़ाया है। चलिए, बिल्कुल सर। जी, एक चीज़ और बताइए कि आपका सीजीएल के प्रति जो झुकाव था, तो इनिशियल आपका क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन में, मतलब स्नातक में आपने क्या-क्या पढ़ाई किया था? सर, मेरा जो स्नातक और प्रस्नातक है सर, दोनों मैंने हिंदी विषय में इग्नू से ही कंप्लीट किए सर। जी, मित्रों, एक और इनकी ख़ासियत बता दूँ कि ये बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते थे, क्योंकि इनका गुण मैंने देखा, मेरी छोटी बेटी दीक्षा को इन्होंने 2 महीना या 3 महीना पढ़ाया था। 3 यस सर। महीना पढ़ाया था। उस 3 महीने में मैंने देखा उस बच्चे के अंदर, क्लास 9th में बहुत परिवर्तन आया था। अब 10th में गई है। हम इनको इस मामले में मिस कर रहे हैं, पूरा परिवार। चलिए, चयन हुआ। चयन होने के बाद आप बैंक में गए, तो अब ज़रा इस यात्रा के बारे में आप अपने अनुभव बताइए। जब आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कैसे-कैसे, जैसे कॉल लेटर कब आता है, क्या आता है, वह भी ज़रा बताएँ? अ, जब सर 1 अप्रैल को सर हमारा चयन हो गया, तो मैंने दीपक सर को फ़ोन करके एक बात ज़रूर कही थी कि मेरा मानना है, मेरे क्षेत्र में कम से कम ऐसा हुआ है कि मुझे हमेशा ये प्रतीत हुआ कि दीपक सर ने ना हाथ पकड़ के हमें जॉब दिला दिया। मतलब जी, बिल्कुल। हम हाँ, सर ये सोचने लगे थे कि कहीं न कहीं हम प्राइवेट जॉब कर लें, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन दीपक सर आए, उनसे मिले, वो ट्यूशन में लेकर आए और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक, वो हमेशा साथ रहे। जब मुख्य परीक्षा का जब मार्क्स आया था सर, तो दीपक सर से बात हुई, दीपक सर ने कहा कि आप निश्चित रहें, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो इस और सर आत्मविश्वास के साथ आप गए। जी। बिल्कुल सर। और हाँ, सर जब 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आ गया सर, तो फिर फिर इंतज़ार थी जॉइनिंग की, तो उसी समय हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए और जिसमें एक सूचना आती है कि अब कोई भी जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो 4 जून के बाद से होगा। जी। तो 5 जून को सर हम ये सोच ही रहे थे कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है, तो अब हमारा अपॉइंटमेंट आएगा, तो हमें उसी दिन सूचना मिलती है कि हम लोग को 10 जून को हमारे प्रधान कार्यालय पुणे में रिपोर्ट करना था सर। जी। ठीक है, फिर आप पुणे गए। पुणे में आपका उन्होंने प्लेसमेंट कर दिया, आपको बता दिया कि यस, आपको यहाँ जाना है। उसके यस सर। बाद जैसे आप जहाँ अभी कार्यरत हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचे? पहुँचने के बाद मकान की, क्योंकि प्रारंभिक आवश्यकताएँ हैं, मकान की व्यवस्था,
रहने की व्यवस्था हो जाए यस तब फिर हम आगे की बात करेंगे। फिर जब गए होंगे तो नया माहौल पहले दिन का, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये सर, जब हम वहाँ से निकले सर, तो हमारे प्रधान कार्यालय से हमें यहाँ पर एक हमारे जो स्टाफ के कर्मचारी हैं सर, और जो कि यहाँ पे संपर्क राजभाषा अधिकारी है, उनका नंबर दे दिया गया था। उनसे बात करके सारी जानकारी मिल गई किस प्रकार आना है। यहाँ पर आने के बाद सर, जब हम लोग ने पहला दिन ज्वाइन किया, तो जैसे सर मेरा चयन तो यहाँ पे सोलापुर में हुआ है, तो जी। सोलापुर महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे पहुंचे तो वो जो हमारे स्टाफ के कर्मचारी है वो इत्तेफाक से संपर्क राजभाषा अधिकारी का कार्य कर रहे थे यहाँ पर। जी। तो उन्होंने प्रथम दिन ही मुझे अच्छी तरह से समझा दिया कि यहाँ पर क्या काम है, जो कि सर यहाँ पर सोलापुर में जो हमारे यहाँ पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उसका संयोजक है यहाँ पर सोलापुर महाराष्ट्र, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर। जी। जी। जिसके कारण यहाँ पे अतिरिक्त एक जिम्मेदारी है राजभाषा की। इसका तो मतलब है कि आपके लिए तो बहुत अच्छा अवसर मिला कि आप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव के उसमें भी हैं, और साथ ही साथ राजभाषा अधिकारी भी हैं। जी, अब आगे आप बैंक में ज्वाइन पहुंच गए, रहने की व्यवस्था हो गई। अब डे 1 से 30 दिन का अनुभव मुझे बताएं। तो सर सबसे पहले सर, जो हमारे यहाँ पे हमारे अंचल प्रबंधक सर हैं और उप अंचल प्रबंधक सर हैं, उन्होंने पहले ही दिन हमें एक बात साफ कर दी थी कि इस स्थान पर आपसे हमें सिर्फ एक ही अपेक्षाएं हैं कि आप राजभाषा का कार्य अच्छी तरह से करें। क्योंकि उनका कहना था कि इस स्थान पर राजभाषा की अनेक जिम्मेदारियां हैं जो आपको अच्छी तरह से निभानी है। बस हमें आपसे इतनी ही अपेक्षाएं हैं कि आप अपना कार्य अच्छी तरह से करें। उसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। तो शुरुआत कैसे की? जैसे पहला दिन था, आप कुछ समझ में आया नहीं होगा कि कहाँ से शुरू करें, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सर सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे संपर्क राजभाषा अधिकारी थे, उन्होंने जितनी भी फाइलें थी सर हमें दिखाई कि किस प्रकार से हम लोग जो भी रिपोर्ट भरते हैं वो सब रिकॉर्ड पे था सर। सभी फाइलें हमें दे दी गई। और साथ साथ सर शुरुआती समय में तो 1-2 दिन का समय लगा समझने के लिए कि सब कार्य किस प्रकार से करना है, नहीं करना है, इस प्रकार से। धीरे-धीरे सर क्या हुआ सर, सबसे पहले एक ज़िम्मेदारी दी गई हमें कि आप अपने जो भी सदस्य नराकास के सदस्य हैं, उनका नंबर हमें दे दिया गया है। साथ-साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जेडएम सर ने हमारा एक परिचय छोटा-सा दे दिया। उसके बाद हमें कहा गया कि आप प्रत्येक कार्यालय को, जो वहाँ के राजभाषा अधिकारी हैं, उनका नंबर हमारे पास था, उनसे आप बात करिए फ़ोन में। तो 2-3 दिन लगा सर सबसे एक बार फ़ोन में बात करने के लिए। उन्होंने भी अच्छी तरह से उत्तर दिया, क्या है, क्या नहीं है, अभी तक कौन-सी बैठक हुई है, नहीं हुई है, सभी जानकारी उन्होंने दी। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने एक अनुमति दी हमें, हमारे जो अंचल प्रबंधक सर हैं, कि आप एक उप समिति का बैठक करिए। जिसमें हमारे जितने भी नराकास के सदस्य हैं सभी को उसमें आमंत्रण दीजिए, आएँगे और बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि अब तक कितने कार्य हुए हैं और हम क्या करेंगे, मीटिंग कब कर सकते हैं, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो तो नगर ये हो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो जिम्मेदारी मिली, मैं दोनों में थोड़ा सा रोकूंगा आपको। सबसे पहले आप अपने राजभाषा अधिकारी के क्या क्या कार्य किए या क्या क्या है उसकी जानकारी दें, फिर हम नराकास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों को सीधे नराकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो हुँ। राजभाषा अधिकारी का क्या क्या दायित्व है, कैसे करना चाहिए, वह बताएं। सर हमें एक सबसे पहला काम दिया गया था कि प्रधान कार्यालय से एक फ़ोन आया था, उसमें कहा गया था कि आप पहला काम ये करिए कि आपके कार्यालय में जितने भी सदस्य हैं, साथ-साथ आपके कार्यालय के अंतर्गत जितनी भी शाखाएँ हैं, सभी के ईमेल का जो सिग्नेचर है, वो आप द्विभाषी करें। तो मैंने अपने सदस्य का साथ-साथ ये भी कहा गया था कि आप खुद आगे आएँगे और प्रयास करेंगे। वो नहीं आएँगे कि हाँ, आप कर दीजिए, ऐसा है। तो हम एक-एक करके पूरे कार्यालय के सभी सदस्यों से उनका नाम लिए। उन्होंने अंग्रेजी में ही दिया, नाम, पद-नाम सभी को उनको बदले। साथ-साथ हमारे अंदर 56 शाखाएँ आती हैं। उनके जो शाखा प्रबंधक हैं, उनसे बात करके उनके ईमेल के सिग्नेचर को द्विभाषी किए। साथ-साथ
जितने जो यहाँ पे स्टंप आते हैं सर, सिक्के सर, यहाँ पे सिक्के बोलते हैं, जी। जो अंग्रेजी में थे उन्हें हिंदी में किया गया, किसी किसी चीज को द्विभाषी रूप में किया गया, कुछ कुछ हमें चुने हुए सर्कुलर दिए जाते हैं जिसे हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, ये कार्य दिया गया है। अभी एक जिम्मेदारी दी गई है सर राजभाषा अधिकारी होने के नाते कि आप एक अंचल का, अपने अंचल का एक मैगजीन तैयार करेंगे जो कि तिमाही रूप में होनी चाहिए। जी। ये कार्य अभी दिया गया है जिसके ऊपर कार्य कर रहे हैं अभी सर हम। ये हो गया, मतलब जाते ही राजभाषा अधिकारी के रूप में आपको ये काम दिए जाते हैं। यस मैंने सर। यह भी सुना है कि बैंक में जो लोग जाते हैं तो अक्सर उनको राजभाषा के अतिरिक्त और भी प्रभार दिया जाता है। जैसे कहा यस जाएगा, सर। क्योंकि हर जगह स्टाफ की कमी है, तो कहा जाएगा कि यस। आप यह भी ब्रांच देख लीजिए। तो आपको भी कुछ ऐसा मिला है क्या? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं मिला है क्योंकि मतलब प्रथम दिन में ही कह दिया गया था कि आप जब तक सोलापुर में रहेंगे तब तक आपको केवल राजभाषा कार्य देखना है। चलिए, यह आप भाग्यवान हैं और बधाई के पात्र हैं आपके जेडएम सर, जिन्होंने आपको राजभाषा के लिए समर्पित किया। अब हम आते हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर। तो आपने कोई नराकास की बैठक करवाई क्या? उप छमाही समिति की बैठक? बैठक हो। नहीं सर, जी। जो नराकास की बैठक होनी है सर, उसके लिए जो हमारी मैडम है जो क्षेत्रीय जी। कार्यान्वयन कार्यालय से है, उन्होंने जी। अनुमति दी है कि आप 2 अगस्त को ये हाँ। बैठक कर सकते हैं। अच्छा, तो 2 अगस्त को आप यह बैठक करने जा रहे हैं। मतलब एक यस बहुत सर। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्योंकि हर कार्यालय से कोऑर्डिनेट करना और फिर यस। उनको बुलाना, तो सारा प्रबंध आप लोग करेंगे वहाँ। यस सर, बिल्कुल सर। तो एक चीज और मुझे बताइए, क्योंकि जैसे ही आप गए, आपको राजभाषा की कार्यशालाओं के लिए भी आमंत्रण आया यस विभिन्न सर। कार्यालयों ने। आप उसके अनुभव बताएं, क्योंकि जैसे ही आपको आमंत्रण आया होगा, कार्यशाला लेना है, नया होने के कारण अनुभव कुछ है नहीं, तो कुछ तो डर आया होगा। तो आप बिल्कुल सर। कार्यशालाओं में कैसे गए, डर कैसे भगाए, जरा उसको बताएं। यस सर। सर, हम मुझे प्रथम कार्यशाला का आमंत्रण 26 जून को आया था सर। आयकर विभाग में बुलाया गया था, जो यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिस है सोलापुर में, प्रथम जी। निमंत्रण वहां से आया। तो एक एक घबराहट सी थी कि कार्यशाला क्या होता है, हम वहां जाकर क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो अपने प्रधान कार्यालय से वहाँ पे एक सर है, उनसे बात करके मैंने जानकारी ली। साथ-साथ आपसे भी मार्गदर्शन मिला। आपके द्वारा व्हाट्सएप यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है, जो हम मेरे लिए नहीं सर, जितने भी विद्यार्थी हैं जो अब कार्यशाला लेंगे या ले रहे हैं, उनके लिए वो एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं सर। इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद आपका भी। आपकी वजह से आपकी वजह से कितनी चीज़ें आसान हो जा रही है सर हमारे लिए। जी। तो और फिर तो आगे तो सर, कार्यशाला पहला का, हाँ जी। कार्यशाला के लिए, हाँ ये सर, जो मुझे सर विषय मिला था सर, 2 विषय थी सर। एक थी सर प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली, और एक थी सर राजभाषा नीति। तो दीपक सर के पढ़ाए गए नोट्स, आपके द्वारा बनाए गए वीडियो, खुद से भी थोड़ा तैयारी करके सर मैंने प्रथम कार्यशाला के लिए तैयारी की और गए वहाँ पर। तो प्रथम कार्यशाला में जब हम वहाँ पे पहुँचे, वो लोग खुद आए थे सर, रिसीव करने आए, वहाँ पर हम पहुँचे। तो प्रथम कार्यशाला का जो समय था सर, 75 मिनट का 2 सत्र था सर वहाँ पर। जी। कम से कम सर 30 सदस्य जैसे थे जो सहभागी थे उस कार्यशाला में शामिल हुए थे। तो शुरुआत में सर 5-10 मिनट का घबराहट था, लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से समय बीतता गया सर, जो कि मुझे पहले से थोड़ा पढ़ाने का आदत रहा है, जिसके जी। कारण वो चीज़ें धीरे-धीरे फिर ठीक होने लगी, और एक आत्मविश्वास था क्योंकि हर चीज़ों को हमें पहले ही पढ़ाया गया है। जी। उस दिन सर हमें एक बात की और खुशी हो रही थी कि आज हम जो पढ़ कर आए हैं, वो हमें कहीं बताने का मौका मिल रहा है। ये बिल्कुल। ये जी। देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कि हमें जिनके द्वारा पढ़ाई गई थी, वो हमेशा बोलते थे कि आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं, ये आपको कितना काम आएगा आप लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरी कार्यशाला में?
एक सर हो गया दूसरी इनकम टैक्स में। कार्यशाला, जी, यस सर। तो सर वो कार्यशाला जब समाप्त हुई तो सर तो ये अब आत्मविश्वास था कि अगर हम कहीं भी जाएँगे तो और अच्छा करेंगे। जी, दूसरी कार्यशाला का निमंत्रण सर आया था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सर। जी, तो वो उनका उनके पास गए। वो वहाँ पर सर जाने के बाद उनका विषय तो था राजभाषा नीति ही, लेकिन वो वहाँ पर जाने के बाद ये समझ में आया कि वो हमसे जस्ट कई सारे प्रश्न करना चाहते थे कि अच्छा, राजभाषा राजभाषा डॉट जीओवी डॉट इन ये जो वेबसाइट है, इसमें क्या हुँ, जानकारी दी गई है? राजभाषा की जितनी भी नियम हैं, जितनी भी उपनियम ये हमें कहाँ मिलेंगी? कंठस्थ 2.0 क्या होता है? हम पत्र किस प्रकार लिखें? हम अपने कार्यालय में हिंदी का प्रयोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो वो सर वो जो कार्यशाला थी, उसमें सर एक तरह का प्रश्न उत्तर की कार्यशाला हो गई थी। ये तो बहुत सभी बढ़िया सदस्य है। जी, जी, जी। सभी सदस्यों के मन में कई सारे प्रश्न थे। तो सर उस कार्यशाला का समय निर्धारित हुआ था 1.5 घंटे का, लेकिन सर वो कार्यशाला लगभग सर साढ़े 3 घंटे चल गई थी। वाह! बधाई हो इस बात के लिए कि लोगों को रुचि हुई और राजभाषा आप सीखे। फिर आगे क्या हुआ? तो सर उस दिन एक बात और अच्छी तरह से हमें समझ में आया कि नहीं, एक सदस्य सचिव होने के नाते हम मेरे पास ये ज़िम्मेदारी है कि कई सारी संस्थाएँ सर लगातार हमें बुला रही हैं। वो जानना चाहती है कि हम अपनी संस्था में राजभाषा का कार्य और कैसे बढ़ा सकते हैं? हिंदी का प्रयोग और कैसे कर सकते हैं? तो अ, ये चीज़ें मुझे भी ये समझ में आई कि नहीं और हमें मुझे खुद इस चीज़ों को और बेहतर तरीक़ा से सीखना होगा। जी, बिल्कुल एक चीज़ तो है राजभाषा जो आप पढ़ के गए हैं, परीक्षा पूर्व वह काम आ रहा है। एक चीज़ और बताइए आप कार्यशाला के लिए गए होंगे, तो भारत सरकार की नीति कहती है कि कार्यशाला में जब बाहर से किसी अतिथि को बुलाते हैं, तो उनको कुछ मानदेय दिया जाता है। ये सही है सर। कुछ मानदेय मिला होगा? रकम हाँ मत सर। बताइएगा, ठीक है? हाँ सर, दोनों जगह पे मिल जी हाँ, मित्रों देखिए राजभाषा सीखने का सबसे बड़ा लाभ आपको यही है कि आपको जब आमंत्रित किया जाता है तो आप वहाँ आमंत्रित होने के साथ-साथ एक दक्षिणा का भी प्रावधान आपके लिए रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। ये मानदेय आपको इनकम टैक्स में भी जुड़ता है कई जगह। ठीक है, एक चीज़ और बताइए एक कार्यशाला और हो बात गया बताना जी, चाहेंगे सर। जी। सर अभी तक मुझे कुल 12 जगहों से आमंत्रण मिल चुका है कार्यशालाओं का। बहुत-बहुत बधाई, बहुत बधाई। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हर जगह मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने राजभाषा को आगे बढ़ाने का पूर्ण कार्य किया होगा। बिल्कुल सर, पूरे हम तो और आत्मविश्वास के साथ अब तैयारी कर रहे हैं कि अब कहीं भी जाएँ तो और बेहतर तरीके से तैयार होकर जाएँ। जी, बिल्कुल सही है और मैं यह भी आपसे निवेदन करूँगा कि जो मित्रगण आपके बैंकों में जा रहे हैं चयनित होकर के, तो कार्यशाला के लिए अगर वो सहयोग माँगे तो उनको भी पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह साझा करिएगा, ताकि बिल्कुल सर। इस सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा। अब थोड़ा-सा हम ट्रैक से हल्का-सा हटेंगे। अ, क्या अच्छा लग रहा है आपको? नौकरी में हैं, हाँ सर, पहला चीज़ तो क्या सर अच्छा लग सर रहा है? एक एक सर ये अच्छा लगता है सर कि परिवार में अब सब खुश हैं। एक थोड़ा दुःख है कि दूर है लेकिन ये खुशी है कि कितनी सालों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि अब जॉब होगी, अब जॉब होगी। तो प्रथम खुशी तो सर इसी बात की है कि हाँ, अब हमारे पास एक जॉब है। जी, दूसरी खुशी इस बात की होती है सर कि हमें मुझे हमेशा एक ऐसी जॉब की ही मतलब हमेशा सोचते थे कि एक ऐसा ही जॉब मिले जिसमें एक पावर होनी चाहिए कि हाँ, जी, मेरे पास एक अधिकार हो कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर सकें। और बिल्कुल सही। यहाँ पहुँचने के बाद सर हमें एक पावर दी गई है कि हाँ, आप अपनी इच्छा से भी कई सारे कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जैसे सर हमारे अंचल प्रबंधक ने ये हमें स्वतंत्र छोड़ा है कि आप जब चाहें तो आप अपने अंचल में साथ-साथ आप जितनी भी शाखाओं में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। आप एक कार्य हर शाखा में प्रत्येक माह 5 शाखाएँ चुनिए, आप जाइए, वहाँ पे एक संपुट पाठ्यक्रम करिए और साथ-साथ आपको जब
ऐसा लगे कि हाँ, इस विषय पे एक बैठक की ज़रूरत है, आप बुला सकते हैं बैठक। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जैसे ही जॉइन करते हैं, जैसे ही नौकरी मिलती है राजभाषा अधिकारी की, 2 महीना बाद ही हताश होने लगते हैं कि अरे हुँ। नहीं, हमसे नहीं होगा, और फिर लोअर में मतलब वह अनुवाद अधिकारी या अनुवादक या हिंदी असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। ये शिफ्ट क्यों होता है? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जितने मेरे मित्र बैंक में जॉइन हुए हैं, उनका कहना ये है कि हर बैंक में ऐसा नहीं हो रहा है सर कि आपसे सिर्फ़ राजभाषा के काम करवाए जाएँगे। आपको कुछ अतिरिक्त कार्य भी दिए जाएँगे। जी, तो जो स्टूडेंट जब ये सोच के निकलता है कि नहीं, हम तो एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर आ रहे हैं, और जब उसे जनरल बैंकिंग के काम करवाए जा रहे हैं, तो वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं सर। वो सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ़ राजभाषा के लिए आए थे। लेकिन अगर वो अपने मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन लाएँ कि ये सोचे कि नहीं, चलिए कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा देगा आगे चलकर। जी। तो ऐसे लोग बैंक में लंबे समय तक रह रहे हैं, लेकिन जो इससे हताश हो जा रहे हैं कि नहीं, हम इसलिए नहीं आए थे, हम केवल राजभाषा का कार्य करेंगे, तो वो जल्द ही हताश हो जा रहे हैं इस चीज़ से। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है सर। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? आपके नज़र में क्या सलाह देंगे? मेरी नज़र में यही है सर कि बैंक एक अच्छी जगह है सर, राजभाषा के कई सारे काम हैं, और साथ-साथ ये हमें एक मौका भी दे रही है सर कि आप अपने आप को, अपने अंदर नई-नई चीज़ों को सीखने के सर यहाँ कई सारे अवसर हैं सर। तो मेरा जी, यही मानना है, उनका यही संदेश, उनके लिए यही संदेश है कि आप अपने मानसिकता में परिवर्तन लाएँ। आप ये सोच के जाएँ कि आज हमें जो सीखने मिलेगा हम वो सीखेंगे। बिल्कुल क्योंकि सही कह घर रहे हैं। घर से निकले थे कार्य करने के लिए, तो कार्य भी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भविष्य की योजनाएँ क्या हैं आपकी? भविष्य की योजनाएँ सर, तो अभी तो सर अच्छा लग रहा है यहाँ पर ही सर, क्योंकि नहीं, नहीं, वह योजना नहीं, अब तो साथ चलने वाला भी कोई चाहिए होगा ना? इसके बारे में सर तो अभी सोचे नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो मार्गदर्शन किया वह उन मित्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो अभी जॉइन करने जा रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं कि बाद में चल के हमें क्या कार्य करना होगा। अपने हर चर्चा में मैं जो भी अतिथि आते हैं उनसे एक वादा लेता हूँ कि यदि कोई मित्र चाहें आपसे संपर्क करना, तो क्या मैं आपका नंबर साझा कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, और किसी तरह की अगर सहयोग चाहें, मतलब राजभाषा से संबंधित, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मित्रों, आज की चर्चा यहीं विराम देना चाहेंगे। आप विनय जी से और कुछ पूछना चाहें, तो आपका स्वागत है, आप संदेश बॉक्स में संदेश दीजिएगा, मैं आपका यह संदेश उन तक पहुँचा दूँगा। यह हमारे विनय जी के मित्र बंधु भी देख रहे होंगे, उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, अगली चर्चा में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय धन्यवाद। हिंद। जय हिंद सर। हाँ, बहुत अच्छा रहा सत्र। ठीक है, बाकी मैं इसकी एडिटिंग करके फिर अपलोड करूँगा।